Hello students, this time class 9 physics, force and laws of motion. बेसिकली हमने फर्स्ट पार्ट में फोर्स, इनर्शिया और मोमेंटम के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस किया है। इस पार्ट में हम लॉज ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मोशन की स्टडी करते हुए सर गैलीलियो ने यह प्रपोज किया कि अगर किसी बॉडी को या किसी मार्बल को या किसी बॉल को किसी फ्रिक्शनलेस प्लेन से, किसी हाइट से इंक्लाइन प्लेन पे अगर रोल किया जाए तो वो कंटिन्यूअस मोशन पे रहेगा। बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं। अगर आप एक इंक्लाइन प्लेन लेंगे, वहां पर एक मार्बल रखा या बॉल रखा, उससे वो रोल तो होगा लेकिन वो कंटिन्यूअस मोशन में नहीं रहेगा। क्यों? यहां पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है। तो सर गैलीलियो ने कहा कि अगर एक मार्बल को किसी इंक्लाइन प्लेन से रिलीज किया जाए तो उन्होंने क्या नोटिस किया? सबसे पहले तो जैसे जैसे मार्बल नीचे रोल डाउन करेगा उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और दूसरे तरफ मार्बल जब रेस करेगा, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, तो उसकी वेलोसिटी कम होगी। और ये मोशन कब तक होगा? जब तक ये मार्बल सेम हाइट दूसरे तरफ इंक्लाइन प्लेन पे अटेंड ना कर ले। कंडीशंस यहां पर क्या थी कि इंक्लिनेशन अगर यहां 45 डिग्री है तो यहां पे भी 45 डिग्री होना चाहिए। लेकिन कंडीशन, एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन यहां पर यह थी कि यहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। सिमिलरली अगर हम यहां डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंक्लाइन प्लेन देखें, आप ये मान लीजिए डिक्रीज हो रहा है एंगल, सबसे ज्यादा एंगल, फिर कम कम कम। सो अगर इस हाइट से इंक्लाइन प्लेन पे बॉल को रिलीज किया गया या मार्बल को रिलीज किया गया, तो वो अगर इंक्लाइन प्लेन 1 की बात करें तो वो कहां तक रेज होगा? जब तक वो सेम हाइट अटेंड नहीं कर लेता, मींस वो यहां तक रोल होगा। अगर इंक्लाइन प्लेन 2 की बात करें तो वो कहां तक रेज होगा? अगेन सेम हाइट, जिस हाइट से उसे रिलीज किया गया है उसी हाइट तक, जब तक मार्बल नहीं पहुंच जाता वो तब तक रोल करता रहेगा। अल्टीमेटली अगर मैं इस इंक्लिनेशन को 0 पे ला दूं, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन कर दूं, तो ये बॉल कंटिन्यूअसली रोल करता ही जाएगा और कभी नहीं रुकेगा। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली अनबैलेंस फोर्स, जीरो अनबैलेंस फोर्स अचीव करना पॉसिबल नहीं है। क्यों? फ्रिक्शन कहीं ना कहीं एक्ट कर रहा है, और इस केस में फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये थोड़ी देर तक रोल होगा और उसके बाद ये रुक जाएगा। और सन 1642 में, ईयर 1642 में सर गैलीलियो की डेथ हो गई। कोइंसिडेंस देखिए, सेम ईयर 1642 में सर आइजैक न्यूटन का बर्थ हुआ, और उन्होंने इस थ्योरी को फर्दर स्टडी करके 3 लॉ यानी कि लॉज ऑफ मोशन प्रपोज किए। द 3 लॉज ऑफ मोशंस आर, फर्स्ट लॉ की अगर हम बात करें, उन्होंने प्रपोज किया, मैं यहां नोट नहीं कर रहा हूं, आप नोट डाउन करेंगे। अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन, अ बॉडी इन रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट until and unless an external force is applied to it। कहने का मतलब यह है कि अगर एक ग्राउंड में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मे बी अ स्टोन, एक ब्रिक हो सकता है, अगर वो ग्राउंड में रखा हुआ है, जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए तब तक वो अपना पोजीशन नहीं बदलेगा। सिमिलरली आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, ये सारी चीजें अगर आपने किसी टेबल टॉप पे रख दी है, तो जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, आप या कोई और एक्सटर्नल फोर्स उस पर जब तक एक्ट नहीं करेगी, तब तक ये अपनी पोजीशन नहीं बदलेगा। सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? ध्यान से नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है ये। अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन, अ बॉडी इन रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट until and unless an external force is applied to it। कंपल्सरी कंडीशन क्या थी कि वहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। दिस इज बेसिकली
inability to change its state of motion on itself, which is also known as inertia. So first law is also known as law of inertia. और हमने inertia के बारे में जानते ही हैं हम, वो 3 टाइप के होते हैं. क्या क्या? एक inertia of rest, एक हो गया inertia of motion, and the third one is inertia of direction. Now अगर rest की बात करें, inertia of rest, sudden movement of bus, sudden movement of bus, बस, ट्रक, ट्रेन, कुछ भी हो सकता है व्हीकल. अगर आप उस गाड़ी में बैठे हैं और अचानक से वो मूव करने लगे तो आपको एक जर्क लगेगा पीछे की तरफ. दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट. अगर इनर्शिया ऑफ मोशन की हम बात करें, इनर्शिया ऑफ मोशन, अगेन सेम गाड़ी है, मूविंग कंडीशन पे है, अचानक से ब्रेक अप्लाई किया तो सडन change in state of motion, change in state of motion कह सकते हैं. Coming to rest, sudden change in state of motion to rest. यहां पर अगर गाड़ी मूविंग कंडीशन पर है और अचानक से ब्रेक लगाया गया, आप कार में बैठते हैं, पापा ड्राइव कर रहे हैं, अचानक से ब्रेक अप्लाई किया तो आप आगे की तरफ जर्क खाते हैं. तो ये किसके वजह से है? इनर्शिया ऑफ मोशन के वजह से. इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, अगेन एक बस में बैठे हैं या एक ट्रेन में बैठे हैं या एक कार में बैठे हैं और एक शार्प टर्न आया तो बॉडी क्या, देखिए जैसे ये स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रही थी कार और अचानक से यहां एक शार्प टर्न आया, शार्प थोड़ा सा और ले लेते हैं ऐसा, तो आपकी बॉडी टेंडेंसी क्या होगी? वो ड्यू टू इनर्शिया स्ट्रेट डायरेक्शन में जाना चाहती है, लेकिन गाड़ी अपना डायरेक्शन बदल चुकी है. तो आपको किस तरीके का महसूस होगा? ये अगर कार है तो आप इस तरफ का दरवाजा तोड़ते हुए बाहर निकल जाएंगे. दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया. वो जाना सीधा चाहती है लेकिन मुड़ गई है, जिसके वजह से कैसा महसूस होता है हमें कि हम दरवाजा तोड़कर बाहर निकल जाएंगे. दिस इज इनर्शिया ऑफ direction. So first law of motion is nothing but a body in motion will remain in motion, a body in rest will remain in rest until and unless an external force is applied to it. Condition ये जरूरी है. और उसके 3 टाइप भी हमने देख लिए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. इसके अलावा भी अगर आपको कुछ एग्जांपल्स पता है, बिल्कुल पता होने चाहिए. आप कम से कम 2 एग्जांपल्स मेरे को हर कंडीशन के लिए, हर इनर्शिया कंडीशन के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. कमिंग टू द सेकेंड लॉ प्रपोज्ड, द सेकेंड लॉ was नहीं, second law is, okay, the rate of change of momentum is directly proportional to the force applied on the body. Rate of change of momentum, change of momentum is directly proportional to force applied on body. जो भी बॉडी में मोमेंटम आ रहा है वो किसके वजह से आ रहा है? जो भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. से फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर कम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया तो ये जो मार्कर है वो स्लोली मूव किया, लेकिन इसी मार्कर के ऊपर मैं बहुत ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो इसका मोशन क्या होगा? ज्यादा होगा. सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसके मोमेंटम में देखिए मास तो एज इट इज है ना, मास चेंज नहीं हुआ मार्कर का, बस जो फोर्स था, फोर्स के वजह से पहले केस में इसकी वेलोसिटी कम थी, दूसरे केस में वेलोसिटी बढ़ गई.
So rate of change of momentum is directly proportional to the force applied on the body. अगर हम मोमेंटम की बात करें, व्हाट इज मोमेंटम? हमने ये सारी चीजें इनर्शिया, मोमेंटम, फोर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है फर्स्ट पार्ट में. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और जरूर देखिए. अगर हम मोमेंटम की बात करें, मोमेंटम इज नथिंग बट इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. इट इज द मेजर ऑफ मोशन which is equal to product of mass and velocity. It is denoted by v and it is a vector quantity. So, अगर हम यहां पर इस लॉ को मैथमेटिकली समझना चाहे तो हम क्या बोल सकते हैं? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. नाउ डेल्टा जनरली हम यूज करते हैं चेंज को मेंशन करने के लिए. फिजिक्स में डेल्टा यूज करते हैं हम चेंज को मेंशन करने के लिए. नाउ यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, जब भी फिजिक्स में आप रेट के कंसर्न में बात करते हैं, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में था? टाइम के रिस्पेक्ट में था. सिमिलरली यहां पे भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर हम बात कर रहे हैं तो ये किसके रिस्पेक्ट में है? टाइम के रिस्पेक्ट में है. नाउ फोर्स इज directly proportional to rate of change of momentum with respect to time. Now momentum, change in momentum, change जब भी हम निकालते हैं किसी भी क्वांटिटी के लिए तो हमेशा हम क्या करते हैं? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू. सो P फाइनल यानी कि मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन T. नाउ फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम दोनों को अलग अलग तरीके से मेंशन कर सकते हैं हम. किस तरीके से? भैया देखिए, मास तो चेंज हो नहीं रहा है, सिर्फ वेलोसिटी चेंज हो रही है. सो एम वी, दिस इज फाइनल मोमेंटम माइनस एम यू होल डिवाइडेड बाई टी. एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस एम यू अपॉन टी. नाउ टेकिंग आउट एम कॉमन, v माइनस यू अपॉन टी. नाउ फर्स्ट चैप्टर में हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़े थे. एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. नाउ यहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो व्हाट वी कैन राइट हियर, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू a. यहां से लिख सकते हैं ना, v is equal to u plus at. So a is equal to v minus u upon t. So f is directly proportional to ma. Now mathematically हम इस एक्सप्रेशन को कैसा लिखेंगे? f is equal to kma. Now what is k? k is proportionality constant. Now ये proportionality constant क्या है भाई? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट से फॉर एग्जांपल जैसा आपका पाई होता है, अगर आप सरकमफेरेंस और डायामीटर के रेशियो की बात करें वो हमेशा एक फिक्स वैल्यू मिलती है हमें, दैट इज 22/7. सो यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमने k लिया है, मींस k, और यहां पर k की वैल्यू क्या होती है? k इज ऑलवेज इक्वल टू 1. k इज इक्वल टू 1. सो ये बन जाएगा F इज इक्वल टू एम ए, जो हमने फर्स्ट पार्ट में भी देखा है. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन. सो F इज इक्वल टू एम ए. और इसकी अगर हम SI यूनिट की बात करें तो वो न्यूटन होता है, या फिर हम एक और चीज बोलते हैं इसे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और न्यूटन भी हम बोल सकते हैं. ओके. So Newton's second law is rate of change of momentum is directly proportional to the force applied on the body. जितना हम ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा चेंज इन मोमेंटम दिखेगा. कम फोर्स तो कम चेंज इन मोमेंटम, ज्यादा फोर्स तो ज्यादा चेंज इन मोमेंटम. मूविंग अहेड टू द थर्ड लॉ. थर्ड लॉ बहुत ही बेसिक लॉ है और इसके बारे में आपने सुना भी होगा. That is, every action
has an equal and opposite reaction. Every action has an equal and opposite reaction. Say for example, कोई पर्सन फ्लोर पे खड़ा है ना, तो उसका वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा. जो वेट है mg, मास से हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं. से फॉर एग्जांपल यहाँ mg की जगह मैं a वैल्यू ले लेता हूं. तो सेम फोर्स इज अगेन एक्सर्टेड बाय फ्लोर ऑन द मैन, लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन. सो यहां पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही है और दोनों ही अलग अलग बॉडी पर, एक फ्लोर पर और एक फ्लोर से मैन के ऊपर. सो इन थर्ड लॉ व्हाट वी कैन से, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. और ये दोनों एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, एक्शन एंड रिएक्शन are equal in magnitude, but opposite in direction, and they always act on टू डिफरेंट बॉडीज. दो अलग अलग बॉडी के ऊपर ये एक्ट करते हैं. से फॉर एग्जाम्पल गन की केस लेते हैं हम. गन हम जब फायर करते हैं तो क्या होता है, जिस वेलोसिटी से बुलेट हमने फायर की है ना, जब गन से हमने बुलेट फायर किया तो गन की स्पीड, गन की बोल रहा हूं, बुलेट की स्पीड जो होती है बहुत ज्यादा हाई होती है. और एट द सेम इंस्टेंट जब हमने फायर किया हमें एक जर्क लगता है. दिस इज बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. जितना मोमेंटम बुलेट का था उतना ही मोमेंटम किसका होगा, गन का होगा. और इसी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, रिकॉइल ऑफ गन, है ना. रिकॉइल ऑफ गन क्या, इफ दिस इज योर गन और यहां से बुलेट हमने फायर करी. सो अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बुलेट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो गन जो होगा वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, पीछे की तरफ. सो every action has an equal and opposite reaction. They always act on two different bodies. They are equal in magnitude but always act in opposite directions. इसका डायरेक्शन ये है तो इसका डायरेक्शन ये है. सिमिलर केस ले सकते हैं जब बोट से हम जंप करते हैं जमीन के ऊपर. तो क्या होता है, जैसे ही हम बोट से जंप लेना चाहते हैं, हम अपनी बॉडी को उछालना चाहते हैं, तो जितने फोर्स से हम बोट को पीछे पुश करते हैं, पीछे की तरफ धकेलते हैं, ठीक है, तभी हम आगे चढ़ पाते हैं. और मोशन ऑफ बोट क्या होता है, जमीन से दूर जाती है वो. इसीलिए पहले उसे रस्सी से लंगर जो जिसे हम बोलते हैं, है ना, एंकर, वो सब चीज यूज करते हैं ताकि बोट ज्यादा दूर ना बह जाए. So, what is Newton's third law of motion? This third law states that every action has an equal and opposite reaction. These forces are always equal in magnitude and opposite in direction. They always act on different bodies. Now, here magnitude तो same है इनका, है ना, लेकिन ये हर केस में सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करेंगी. नाउ सी, यहां पर अगर मैं बुलेट के मास की बात करूं तो वो छोटा है और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी.
और अगर गन के केस की बात करूं तो गन का मास ज्यादा है और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। ऑल्दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है, लेकिन हर केस में ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए यहां पे मैं छोटे v से मेंशन कर रहा हूं, कैपिटल V से मेंशन कर रहा हूं। ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों की स्पीड जो हो वो सेम हो। गॉट इट? क्योंकि देखिए यहां पर इस बॉडी का मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा एज कंपेयर टू दिस बॉडी। मतलब बुलेट का मोमेंटम गन के मोमेंटम के बराबर का है, लेकिन यहां पर बुलेट के मास की हम बात करें वो कम है, जिसके वजह से वेलोसिटी ज्यादा है। और गन की बात करें तो मास ज्यादा है तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इसी से हमें मिलता है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इट स्टेट्स दैट whenever two bodies collide, provided no external force is applied, the net momentum is always conserved. Say for example, एक बॉडी A है और एक बॉडी B है। इसका मास m1 ले लेते हैं, इसका मास m2 ले लेते हैं। इनकी इनिशियल वेलोसिटी u1 ले लेते हैं और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 ले लेते हैं। नाउ इन दोनों में देखो यहां पर हम कुछ इस तरीके का ले लेते हैं, u1 इज ग्रेटर देन u2, तभी कोलिजन हो सकता है। कोलिजन की बात किए हैं, सो u1 इज ग्रेटर मतलब इसकी स्पीड ज्यादा है तभी कोलिजन हो सकता है। A कोलाइडेड विथ B फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम t सेकेंड, है ना, स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए कोलिजन हुआ यहां पर। अब कोलिजन के बाद दोनों की स्पीड बदल जाएगी। भाई मास तो सेम रहेगा, मास तो एज इट इज रहेगा, मास तो चेंज नहीं होने वाला, बस वेलोसिटी चेंज होने वाली है। तो लेट दैट बी v1 एंड फॉर द केस b मास अगेन सेम रहेगा, वेलोसिटी बस चेंज हो जाएगी v2। सो फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, every action has an equal and opposite reaction. So अगर यहां पर FAB की बात कर रहे हैं will be equal, जो बॉडी A B के ऊपर फोर्स लगा रही है is equal to force by body B on A but in opposite direction, since force is a vector quantity, so हमने क्या यूज किया यहां पर, नेगेटिव साइन। नाउ फोर्स इज इक्वल टू, क्या होता है भाई फोर्स, अभी हमने सेकेंड लॉ में पढ़ा था, यस, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। सो mv माइनस mu अपॉन t, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो फॉर बॉडी A अगर हम फोर्स AB की बात कर रहे हैं, A बॉडी जो फोर्स लगा रही है B के ऊपर, क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम फाइनल दैट इज mv1 माइनस mu1 अपॉन t। एंड अगर मैं FBA की बात करूं तो वो हो जाएगा m2v2 माइनस m2u1 अपॉन t। दोनों का कोलिजन का टाइम सेम है। देखिए ये कोलिजन कंडीशन, ये आफ्टर कोलिजन, और ये बिफोर कोलिजन, है ना। बिफोर कोलिजन ऐसा था, दोनों मूव कर रहे थे, कोलाइड किए, उसके बाद ये कंडीशन। तो एफ बी ए इज इक्वल टू m2v2 माइनस m2u1 m2u2 upon t. Now we know that by the third law, FAB is equal to minus FBA by Newton's third law. So what we can write, m1v1
सब कंडीशन थोड़ा सा ध्यान देंगे। ए बॉडी की बात हो रही है तो उसका मास m1 है, तो m1v1 माइनस m1u1 अपॉन टी। सो m1v1 माइनस m1u1 अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2v2 माइनस m2u2 अपॉन टी। नाउ t एंड t कैन बी कैंसल्ड और माइनस का साइन है, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ये हो जाएगा m2u2 माइनस m2v2 और ये हो गया m1v1 माइनस m1u1। सो बाय ट्रांसपोजिंग what we will get माइनस m1u1 माइनस m2u2 is equal to माइनस m1v1 माइनस m2v2। नाउ पूरे दोनों इक्वेशन से LHS RHS से हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या मिलेगा m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। नाउ क्या बोल सकते हैं, नेट मोमेंटम बिफोर कोलिजन, अगर इसके मोमेंटम की हम बात करें तो वो होगा m1u1 m2u2 दोनों का सम नेट मोमेंटम। नेट मोमेंटम बिफोर कोलिजन is equal to net momentum after collision and hence it is known as law of conservation of momentum। मोमेंटम में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे पूरे सिस्टम के, लेकिन यहां पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं है। सो नेट मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू नेट मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो ऑन दिस नोट यहां पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर कोई डेरिवेशन या कोई लॉ में अगर आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, स्पेशली क्लास 9 के स्टूडेंट और क्लास 10 के स्टूडेंट्स के साथ जो एनटीएससी में अपीयर होने वाले हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, थैंक यू।